हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री विद रवि शर्मा। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने बात की थी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हमने पढ़ा था कि 1700 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास आते आते इस सिंधु सभ्यता का पतन होता है और इसी सभ्यता के अवशेषों पर एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है, ये कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अगर हम बात करें इस सभ्यता के बारे में, तो इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके पीछे कारण है क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत ये वेद होने की वजह से इस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जब इस टॉपिक को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इस टॉपिक में हम कुछ बिंदुओं को उठाएंगे, जैसे इस वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन था, इस वैदिक सभ्यता का केंद्र कौन सा था, इस वैदिक सभ्यता के समय की राजनीति, यहाँ का सामाजिक जीवन, इसके अलावा यहाँ का धार्मिक जीवन, यहाँ का आर्थिक जीवन, और सबसे अंत में जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आरएस, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही प्यारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के साल 2 साल पहले जब तक पेपर में प्रश्न आते थे तो इस वाले बिंदु को बहुत कम छेड़ा जाता था, लेकिन ये देखा गया पिछले 1-2 साल में 100 में से ज्यादातर प्रश्न इसी बिंदु से उठते हैं, वैदिक साहित्य से। अगर आपने वैदिक साहित्य को याद कर लिया अच्छे से तो शायद कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ना कर सके। तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण फोकस होगा ये इस वैदिक साहित्य पर होगा। हाँ, इस पूरे टॉपिक को बहुत सावधानी से पढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक से फर्स्ट ग्रेड में 3 से 4 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, रीट में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जो प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जब बात करते हैं हम इस टॉपिक के बारे में कि इस वैदिक सभ्यता का निर्माता, तो दोस्तों हमें पता है कि इस वैदिक सभ्यता का जो निर्माता माना जाता है वो आर्यों को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्यों को। अब ये आर्य कौन थे इसके बारे में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए हुए व्यक्ति थे या आक्रमणकारी थे। ये आर्य की उत्पत्ति से संबंधित विवाद को हम चर्चा में लाए, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो एक बार ये प्रश्न आ चुका है आपके रीट के पेपर में कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, कुलीन मतलब उच्च वर्ग का, या अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ बुद्धि वाला, और एक अर्थ इसका स्वामी भी होता है यानी राज करने वाला। तो आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है कि आर्य शब्द का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। तो आपको इन चारों ही अर्थों को याद रखना है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो आपको ये प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं अपन कि इस आर्य सभ्यता का केंद्र कौन सा था। तो जब आर्य सभ्यता की केंद्र की अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे हम कुछ विद्वानों के मत को देखते रहते हैं कि जिन्होंने इस आर्य सभ्यता का केंद्र अलग अलग बताया है। इन केंद्रों में देखो, सबसे पहले जो केंद्र आता है, सबसे प्रचलित जो मत आता है वो आता है मध्य एशिया का, कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य एशिया को बताया वो व्यक्ति थे मैक्स मूलर। दोस्तों देखो, दो तरह से प्रश्न बढ़ते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पूछ ले
कि आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य एशिया किसने बताया? मैक्स मुलर ने बताया। तिब्बत किसने बताया? तो वहां पे दूसरा आंसर चला जाता है। या अपन बात करते हैं आर्कटिक होम किसने बताया, तब किसी दूसरे विद्वान का नाम पढ़ते हैं। लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि किसी विद्वान का नाम न दे रखा और यहाँ पे सिंपली पूछा जाता हो कि आर्य सभ्यता का केंद्र कहाँ पे था या आर्यों का मूल निवास कहाँ पे था, तो वहां पे आंसर हमेशा मध्य एशिया ही जाता है, क्योंकि जब तक आपके सामने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं पूछा जाए तो एक सर्वमान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास जो था वो मध्य एशिया माना जाता है। हाँ, इसके बाद में जैसे आर्य का मूल निवास तिब्बत किसने बताया, तो तिब्बत बताने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इसी तरह से आर्य सभ्यता का केंद्र आर्कटिक होम या उत्तरी आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव बताने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। देखो, बाल गंगाधर तिलक के बारे में अपन एक बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1906-7 के आसपास बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए कारावास की सजा हुई थी और इस दौरान वो मांडले जेल में रहे। और ऐसा कहा जाता है कि इसी 6 वर्ष के कारावास के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी वैदिक आर्य के ऊपर, और उस पुस्तक का नाम था द आर्कटिक होम ऑफ वेदास या आर्कटिक होम ऑफ आर्यस। उस पुस्तक में विस्तार पूर्वक आर्यों के बारे में चर्चा की गई है और ये बताया गया कि जो आर्य भारत में आए थे वो उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए थे। इसके अलावा एक जो मत है वो आता है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश को बताने वाले व्यक्ति थे, यहाँ पे 2 व्यक्ति के नाम आते हैं। एक आता है अविनाश चंद्र और दूसरे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। बड़े एग्जाम में जब भी प्रश्न आता है तो कई बार आपके सामने केवल एक विकल्प नहीं होता, 4 विकल्प होते हैं। आपको मिलाने के रूप में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्य सभ्यताओं का केंद्र किस विद्वान ने कहां पे बताया। ठीक है, तब इसके बारे में अपन बात करेंगे वैदिक सभ्यता का कालक्रम। जब हम कालक्रम की बात करें तो यहाँ पे हमें 3-4 प्रश्न मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं कि अगर पूछे पूरा ही वैदिक सभ्यता का कालक्रम पूछे तो पूरी वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन एक विद्वान थे जिनका नाम था विंटरनित्ज। इस विंटरनित्ज ने वैदिक सभ्यता के अध्ययन को सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा, और वो 2 भाग कौन से थे कि एक था ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को क्योंकि इसकी रचना ये वैदिक काल का पूरी भाग था, इसलिए इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता का ये निर्धारण या विभाजन किसने किया था, तो विंटरनित्ज ने। इस विंटरनित्ज ने इस संपूर्ण वैदिक सभ्यता के जब 2 भाग किए तो इन्होंने समय को भी 2 भागों में बांट दिया। जैसे जो वैदिक सभ्यता का समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हो गया, 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कर दिया गया। अब बात करते हैं अपन जब वैदिक सभ्यता का कालक्रम 2 भागों में बटा, समय 2 भागों में बढ़ गया, तो इसके कुछ कारण थे। ऐसा देखा गया था कि जब उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि इन शुरू के 500 वर्षों में केवल एक वेद ऋग्वेद की रचना हुई, जबकि वैदिक साहित्य का जो बाकी शेष भाग था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व में रचित हुआ। इस वजह से इस 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों अगर हम इस एक ही टॉपिक को उठाने की कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक काफी लंबा हो जाता है, लेकिन अगर मैं आपको इस टॉपिक को एक संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जब हम इस टॉपिक को आगे पढ़ने स्टार्ट करें तो आपके दिमाग में एक नजरिया सेट हो जाए कि हाँ हम इस टॉपिक में अपन ये चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो हम इस टॉपिक को मैं आपके सामने एक सारगर्भित सारांश प्रस्तुत करूं उससे पहले एक चीज ध्यान रखना जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक बार ये प्रश्न आ चुका था कि चूंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, तो एक बार ये प्रश्न आ गया था कि जो वेद है इस वेद शब्द का अर्थ क्या है, या वेदों को किस किस नाम से जाना जाता है, या वेदों का जो नामकरण हुआ वो किस कारण से हुआ। ठीक है, तो देखो जब अपन वेद की बात करते हैं तो ये वेद शब्द है ये मूल रूप से विद धातु से मिलकर बना है। किस धातु से मिलकर बना है? विद धातु से। विद धातु का अर्थ होता है जानना, जानना अथवा ज्ञान, जानना अथवा ज्ञान। देखो वेदों का ही एक और नाम है और वो नाम है श्रुति। वेदों का ही दूसरा नाम क्या है? श्रुति। अब इसे श्रुति क्यों कहा जाता है? श्रुति का अर्थ होता है देखो सुनना। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। चूंकि आज के लगभग 3-3,500 वर्ष पूर्व भारत में लेखन कला या कागज का निर्माण नहीं हो पाया था, इस वजह से जो वैदिक साहित्य का ज्ञान था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में श्रवण परंपरा या सुनने के द्वारा हस्तांतरित किया गया था। इस वजह से वेदों का दूसरा नाम श्रुति रखा गया। प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि वेदों को श्रुति कहा जाता है क्यों? उसमें 4 आपको विकल्प मिलेंगे, उसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा क्योंकि वैदिक साहित्य का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में श्रवण परंपरा या सुनने के द्वारा हस्तांतरित किया गया। इस वजह से वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। देखना दोस्तों वेदों का ही एक नाम में देखने को मिलता है और वो मिलता है अपौरुषेय। अपौरुषेय, अपौरुषेय। अपौरुषेय क्या है कि इस शब्द को पकड़ो कि देखो इसमें मूल शब्द है पुरुष और अ का मतलब नहीं, यानी इन वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। इस वजह से इस वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। ध्यान रखना जैसे अप्लाई क्वेश्चन श्रुति के अंदर बनता है वैसा तो वैसा अप्लाई प्रश्न जब आप सेकंड ग्रेड में फिलोसफी का भी पढ़ते हो तो फिलोसफी में डायरेक्ट ये प्रश्न उठा हुआ है कि वेदों को अपौरुषेय कहने के पीछे कारण क्या है। तो ये कारण इसलिए है क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि वेद क्या है? ईश्वरीय कृति है। ईश्वरीय कृति होने के कारण वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। ध्यान रखना। और वेदों को एक और नाम से पुकारा जाता है और वह है संहिता। संहिता क्या है कि जो ऋक, साम, यजुर और अथर्व इन चारों ही वेदों को सम्मिलित रूप से जो नाम दिया गया है वो संहिता दिया गया है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि वेदों को किस किस नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों वेद, श्रुति, अपौरुषेय और संहिता। इनके अलावा कोई सा भी विकल्प चौथे में आ सकता है, आपको वही सही करना है। और इसको अपौरुषेय कहने के पीछे कारण क्या है, श्रुति कहने के पीछे कारण क्या है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में काफी बन चुके हैं। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक होता है वेद चातुर्य, वेद चातुर्य, और एक आता है वेद त्रय, वेद त्रय। वेद चातुर्यों में हम चारों वेदों को शामिल करते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद। लेकिन जब अपन बात करें वेद त्रय में तो वेद त्रय में हम चारों वेदों को शामिल नहीं करते, क्योंकि जब नाम से पता पड़ रहा है त्रय यानी 3 कि इसमें केवल 3 वेदों को समावेशित किया जाता है। और वो 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अर्थात अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता। अब वेद त्रय में शामिल क्यों नहीं किया जाता इसका भी कारण है। हालांकि ये प्रश्न छोटे एग्जामों में नहीं बनता, फिर भी आपको जानकारी के लिए इस बात का पता होना चाहिए कि अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों का संबंध पारलौकिक है, मतलब इनमें उन बातों का वर्णन है जो इस लोक से संबंधित नहीं है। अर्थात देवताओं की स्तुति के मंत्र, देवताओं की स्तुति के संगीत है, यज्ञ कर्मकांड है,
इन सब का संबंध इस लोक से नहीं है, जबकि अथर्ववेद में जो चीजों का वर्णन मिलता है उनका संबंध यह लोक यानी इसी लोक से है, जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सब चीजें इस लोक से संबंधित है। इस वजह से अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है। कभी प्रश्न आ जाए कि वेद त्रय में शामिल न होने के पीछे कारण क्या है, कि शेष तीनों वेदों का संबंध पारलौकिक है, जबकि अथर्ववेद का संबंध पारलौकिक नहीं है। इस वजह से अथर्ववेद को अपन वेद त्रय में शामिल नहीं करते। मैं आगे विस्तार से इन चारों वेदों के ऊपर चर्चा करूंगा, तब तक आप इस चीज को इतना ही ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूँ वैदिक सभ्यता में जो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल है, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करते रहेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपके दिमाग में एक परसेप्शन सेट होना चाहिए कि हम इन वीडियो में, आने वाले वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। तब मैं आपके सामने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक के बीच में एक सामान्य अंतर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंतर पसंद आएगा। ठीक है, तब हम बात करते हैं अपन ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच के अंतर की, सारगर्भित अंतर की बात करते हैं। देखो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। अब मैं आपके सामने अपने अगले वीडियो में ऋग्वैदिक काल को पूरे को एक साथ लेने वाला हूँ, एक वीडियो में उत्तर वैदिक काल को लेने वाला हूँ। लेकिन इस दोनों वेदों के बारे में या इस दोनों कालक्रम के बारे में आपको मैं एक सरसरी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। कि देखो, हम जब बात करते हैं तो इन कुछ बिंदुओं को लेकर हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कि जब आधार की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं काल क्रम कि जो ऋग्वैदिक काल का कालक्रम है वो हमने पढ़ा था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जबकि उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रश्न यहाँ पे दो तीन फंस सकते हैं। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है, तो आपको गौर करना है कि उसने वैदिक सभ्यता पूछा है या ऋग्वैदिक पूछा है, उत्तर वैदिक पूछा है। क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आपके फंस चुका है और वहां पे उत्तर वैदिक सभ्यता का कालक्रम आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान से रखना, क्योंकि जो प्रश्न इजी होता है गलत होने की संभावना वही पे होती है। तो बड़े धैर्य के साथ इस टॉपिक को आपको देखते जाना, समझते जाना है। और आने वाले समय में हम आपके लिए सप्ताह में एक दिन लाइव चेक कर रखेंगे, जिससे मैं आपकी समस्याएं सुनूंगा और अपने जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसके बारे में अपन लाइव डिस्कशन करेंगे। जिसको भी अपने क्वेश्चन पूछने हैं वो उस लाइव डिबेट में आ जाना और अपने क्वेश्चन लिख देना। मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको पूछे ऋग्वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है, तो ऋग्वैदिक सभ्यता के कालक्रम में आपको ये वाला नहीं लिखना है, यहाँ पे केवल ऋग्वैदिक का ही पूछा जा रहा है। ठीक है ना। और मैंने बताया था कि इन दोनों कालक्रम को विभाजित करने वाले विद्वान का नाम क्या था, तो उस विद्वान का नाम था विंटरनित्ज। ठीक है, अब देखो बात करते हैं केंद्र कि भारत में ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र कौन सा था, तो वो था सप्तसेंधव प्रदेश। सप्तसेंधव प्रदेश, सप्तसेंधव प्रदेश का मतलब, सप्तसेंधव प्रदेश का संबंध यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे ये भारत का ये वाला हिस्सा है, तो इस भारत के इस वाले हिस्से में सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, व्यास, झेलम और सरस्वती, इन 7 नदियों का जो ये क्षेत्र है, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, सप्तसेंधव प्रदेश। सप्तसेंधव प्रदेश, ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भी जन्म इसी क्षेत्र में हुआ, क्योंकि उस सभ्यता का आने वाले समय में अवशेष समाप्त हो गए और उन्हीं अवशेषों पर इस नई सभ्यता का जन्म होता है, जिसको हम ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं या वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखो मैंने कहा था पिछली वाली वीडियो में भी हमने बात की थी कि एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र भारत में कहाँ था, लेकिन वहां पे जो विकल्प थे उन विकल्पों में सप्तसेंधव प्रदेश विकल्पों में नहीं था। और वहां पे सप्तसेंधव प्रदेश की जगह क्या लिखा हुआ था कि पंजाब व उसके आसपास का क्षेत्र, पंजाब व उसके आसपास का क्षेत्र। तो इनमें से कोई भी विकल्प आए आपको भ्रमित नहीं होना है। जबकि अगर अपन उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करें तो उत्तर वैदिक सभ्यता का केंद्र भारत में कहां पे था,
तो ये था गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब का मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ बिहार के हिस्से के अंदर ये उत्तर वैदिक सभ्यता फैली हुई थी। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्रश्न में ये आ जाए और उस विकल्प में आपको गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के साथ साथ कुरुक्षेत्र भी एक ही ऑप्शन में दे दें, कुरुक्षेत्र, तो अगर आपके सामने विकल्प गंगा यमुना दोआब और गंगा यमुना दोआब प्लस कुरुक्षेत्र दोनों आ रहे हैं तो आपको विकल्प ये वाला सही करना है। लेकिन अगर विकल्प में कुरुक्षेत्र नहीं आ रहा है तो गंगा यमुना दोआब हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो गंगा यमुना दोआब भी नहीं, गंगा यमुना भी नहीं आ रहा है तो दोआब क्षेत्र आपका आंसर चला जाता है, क्योंकि दोआब शब्द ज्यादातर गंगा यमुना दोआब के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया केंद्र, हो गया कालक्रम, हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कि प्रमुख नदी। प्रमुख नदी, तो ऋग्वेदिक काल की जो प्रमुख नदी थी वो सिंधु थी। कौन सी थी? सिंधु। जबकि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदी थी वो कौन सी थी? गंगा। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं अपन पवित्र नदी की, पवित्र नदी, तो ऋग्वेदिक काल की जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी, सिंधु नहीं थी। कौन सी थी? सरस्वती नदी। इसके लिए देवी तमे, अम्बे तमे जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं या ऐसी उपमाएं सरस्वती नदी के लिए प्रयुक्त होती है। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की पवित्र नदी देखें तो उत्तर वैदिक काल में पवित्र नदी भी कौन सी थी? गंगा नदी थी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, राजनीतिक इकाई, तो जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई ऋग्वेदिक काल की थी वो कौन सी थी? जन। और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन सी हो जाती है? तो वो हो जाती है जनपद। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि प्रमुख देवता कि ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता कौन सा था और उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन सा था। तो जब ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता की बात करें तो वो था इंद्र, जिसकी स्तुति में सबसे ज्यादा सूक्तों का प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इंद्र अपनी महत्वता खो देता है और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता बन जाता है वो कौन बन जाता है? तो वो बनता है प्रजापति। कौन बनने लग जाता है? प्रजापति उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता बन जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तो उत्तर ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। अर्थात कि राजा का बेटा अगर पूजा पाठ करना है तो उसके बेटे का जो वर्ण होगा वो ब्राह्मण हो जाता है, जबकि राजा का वर्ण क्षत्रिय हो जाता है। हो सकता है उसके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जो व्यापार करने लग जाता है तो उसका वर्ण वैश्य हो जाता है। अर्थात ऋग्वेदिक काल में एक ही परिवार के अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग वर्ण हो सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था में जटिलता हो जाती है और ये वर्ण व्यवस्था कर्म की जगह जन्म पर आधारित हो जाती है, जन्म पर आधारित हो जाती है। अर्थात अब राजा का बेटा पुरोहित नहीं बन सकता, राजा का बेटा राजा या सेनानी ही बनेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कर व्यवस्था की। कर व्यवस्था कि ऋग्वेदिक काल में जो कर व्यवस्था थी वो स्वैच्छिक थी, मतलब किसी प्रकार का दबाव नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कर व्यवस्था अनिवार्य हो गई और वैश्य जाति को कर चुकाना अनिवार्य कर दिया गया। एक बार ये प्रश्न आ चुका आपके अंदर एग्जाम लीड के अंदर कि उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में कर व्यवस्था का भार या कर का भार किस वर्ण पर था। ऑप्शन में आपके ब्राह्मण भी था, ब्राह्मण क्षत्रिय भी था, क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी था और केवल वैश्य भी था। तो ध्यान रखना दोस्तों, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में कर का भार केवल और केवल वैश्य जाति पर था। आपको इसके अंदर कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते देखो कर व्यवस्था हो गई। अब इसके बारे में देखो बात करते अपन विवाह की। तो ऋग्वेदिक काल में अपन दो ही प्रकार के विवाह पढ़ते हैं और वो दो प्रकार के विवाह कौन से थे? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते विवाह के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? तो 8 प्रकार के विवाह उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं, जिनकी चर्चा हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे।
ठीक है, विवाह हो गया। अब देखो इसके बारे में पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। जब क्या हो गया पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी की जब अपन बात करें तो ऋग्वैदिक काल के अंदर, ऋग्वैदिक काल में एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, इसका नाम है मुंजवत पर्वत श्रेणी। कौन सी थी? मुंजवत पर्वत श्रेणी। जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते मुंजवत की जगह त्रिककूद पर्वत का नाम देखने को मिलता है। किसका नाम मिलता है? त्रिककूद पर्वत का नाम देखने को मिलता है। अब देखो इसके अंदर एक और आधार बचा है, वो भी देख लो। हो सकता है यहाँ पे जगह नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोशिश करना आप इस टॉपिक को बस समझ लें, और अगर जब मैं आने वाली वीडियो में बात करूंगा तो आपने अगर ये चीज देख ली है, समझ ली है, तो आपको आने वाली वीडियो में घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी बात कर रहे थे अपन कि पर्वत श्रेणी हो गई। अब इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो विवाह हो गया, पर्वत श्रेणी हो गई, और देखो जब बात करते हैं अपन प्रमुख व्यवसाय की, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पशुपालन प्लस कृषि। देखो उत्तर वैदिक काल में भी अपने को यही मिलेगा, देखना कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन। इस चीज को ध्यान से समझना कि जो ऋग्वैदिक काल था ना, ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि जो अपन पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो एक जगह पर टिककर रहना पसंद नहीं करते थे, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। तो ऐसी अवस्था में उनके लिए कृषि कर्म करना आसान नहीं था, इस वजह से उन्होंने पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय अपनाया, और जो कृषि था वो एक गौण व्यवसाय के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन जब बात अपन उत्तर वैदिक काल की करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि बन जाता है। अर्थात अब आर्य सभ्यता के जो लोग थे या आर्य जो थे वो एक जगह पर रहकर राज करने लगे, स्थायी जीवन जीने लगे। तो स्थायी जीवन जीने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान था वो इस कृषि कर्म का था। उन्होंने कृषि कर्म को अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनाया, और पशुपालन जो था वो इनका गौण व्यवसाय बना। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अंतिम अंतर की बात करते हैं, तो वो आता है प्रमुख फसल। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल जो है वो ऋग्वैदिक काल में कौन सी थी? जौ। कौन सी थी? जौ। इसके लिए ऋग्वैदिक काल में एक शब्द काम में लिया जाता है, और वो शब्द क्या? यव। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल में जौ की जगह गेहूं प्रमुख फसल बन गई, और गेहूं के साथ साथ एक और था धान, जिसे हम चावल कहते हैं। गेहूं और धान प्रमुख फसल बनी उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।